आज का हम लोग का क्लास है अरब इजराइल पे। हम लोग पिछले क्लास में अरब इजराइल पे बात किए थे, जिसमें यहूदियों के इतिहास पर बात किया गया था। उसके बाद काफ़ी लंबा गैप हो गया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। तो अरब इजराइल पर जो मेरा दूसरा वीडियो है और उसके बाद एक और वीडियो आपका आएगा। उसके बाद अरब इजराइल या तो कहें फ़लस्तीन और इजराइल का मसला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद किसी और टॉपिक पर जाएंगे। इसके बाद एक टॉपिक और आएगा, ठीक है। तो जो पहली वीडियो में हमने लोग बात किया था यहूदियों के इतिहास के बारे में, उस इतिहास से अब आगे निकलते हैं आखिर विवाद क्या है। आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के इजराइल के बनने तक की बात करेंगे, और जायोनिज्म मूवमेंट कैसे चला था, किस तरह से उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, ये बात करेंगे। उसके बाद जो इसके बाद अगले वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1948 के वार, उसके बाद 67 का, और उसके बाद 73 का वार, और वर्तमान समय तक आ जाएंगे। फिर हमारा इजराइल और फ़लस्तीन का विवाद या इजराइल और अरब का विवाद समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से आगे चलते हैं। थोड़ा शॉर्ट में वीडियो रखने के लिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। हालांकि इसमें कुछ पिक्चर वगैरह भी डालना चाहते थे, फोटो वगैरह, वो आगे से धीरे धीरे आ जाएगा। कुछ टेक्निकल और काम करने की आवश्यकता है, जिसको बड़ी जल्द सुलझा लिया जाएगा। और आगे आपका इसी तरह से पॉइंट के फॉर्म में और साथ में कुछ पिक्चर होंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हो जाएंगे कुछ दिन में, जल्दी हो जाएंगे। देखो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं यूरोप में कैसे एंटीसेमिटिज्म आंदोलन चला था, और वो खास करके यहूदियों के खिलाफ कैसे चला था। सेमेटिज्म का मतलब होता है सामी। सामी एक क्षेत्र होता है। सामी क्षेत्र बोलते हैं। सहारा रीजन और अरब के रीजन में जो धर्म पैदा हुए उन लोगों को सामी रीजन बोला जाता है, और उन क्षेत्रों में जो धर्म पैदा हुआ है उसको सामी धर्म बोला जाता है, ठीक है। तो सामी के खिलाफ एंटीसेमिटिज्म आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि यूरोप में किस तरह से एंटीसेमिटिज्म चलाया गया। किसके खिलाफ चलाया गया? तो यहूदियों के खिलाफ चलाया गया। और यहाँ पे जिस तरह से सामी क्षेत्र में सामी क्षेत्र के यहूदी धर्म भी है, उसके बाद ईसाई का भी पैदाइशी वहीं पे है, और मुसलमान का यानी इस्लाम का भी उद्भव वहीं से हुआ है। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के खिलाफ है, ठीक है। अब यहूदियों के खिलाफ आंदोलन क्यों? उसके सर्टेन कारण हैं, और सर्टेन कारण में सबसे पहला जो कारण है, जो अगर पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आएगी। मैथोलॉजी यानी एक कुछ मिथ हैं, कुछ उनके प्रति एक दुर्भावना है या तो भावना है जो अन्य धर्मों में उसका ज्यादा प्रसार है। जैसे एक मिथ ये निकल करके आता है कि जब रोमन साम्राज्य या रोमन राजा ने क्रूसिफिकेशन किया था ईसा मसीह का, तो उस ईसा मसीह के क्रूसिफिकेशन में ऐसा कहते हैं कि यहूदियों ने पकड़ करके ईसा मसीह को दे दिया था रोमन राजा को। एक तो सबसे बड़ा कारण ये बनता है, जो धार्मिक दृष्टि से ये कारण बन जाता है। अब धार्मिक दृष्टि से जब कारण बन जाता है तो ये पूरे जो ईसाई कम्युनिटी है, उस पूरे ईसाई कम्युनिटी में ये बड़े स्ट्रॉन्ग इसके प्रति एक सोच है जो यहूदियों के अगेंस्ट में जाता है। उसके साथ साथ इनके बारे में, यहूदियों के बारे में कहा जाता है कि ये आपस में एकजुट होकर के रहते हैं, मतलब इनमें सेल्फिशनेस की भावना बहुत ज्यादा है। ये दूसरे से ज्यादा तालमेल नहीं रखते। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये दूसरे से ज्यादा तालमेल नहीं रखते हैं, यानी अन्य धर्मों से, अन्य समाज के लोगों से ज्यादा तालमेल नहीं रखते हैं, आपस में ही रहते हैं। इसलिए इन पर सेल्फिशनेस की भावना का, कि ये सेल्फिश होते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं, और ये आपस में ही हर कार्य को करना पसंद करते हैं। ये इनके खिलाफ ऐसा बोला जाता है। इससे आगे अगर आप जाएंगे, एक ये चीज है कि यहूदियों के अगर आप प्रतीक देखेंगे तो यहूदियों के ज्यादातर प्रतीक आपको, जैसे भूत पिचास की कहानियां होती है, उनसे मेल मिलाप, उनसे तालमेल खाता है। जिसके कारण इन पर यह भी आरोप लगता है कि ये धार्मिक दृष्टि से, जिस तरह से ग्रामीण समाज में होता है भूत पिचास की बात, उस तरह से धार्मिक दृष्टि से इन पर यह आरोप भी लगाया जाता है, जो खास करके यूरोप के समाज में धर्म से ज्यादा प्रभावित हैं, वो इस तरह के आरोप लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक तो इस तरह के मैथोलॉजी है कि भाई भूत पिचास में विश्वास करते हैं, ये ईसा मसीह के क्रूसिफिकेशन में शामिल है,
या इनके प्रतीक जो हैं वो डरावने टाइप के हैं और इनके बारे में ये बोला जाता है ये जब तक पृथ्वी पर है तब तक इनके साथ अत्याचार किया जाएगा। ऐसा ईसाइयों ने आपस में भावना पैदा कर लिया यहूदियों के खिलाफ। अब उसके बाद दूसरा आरोप है कि ये आपस में मेल मिलाप के साथ रहते हैं, दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं है, सेल्फिशनेस होता है और संपत्ति से लेकर के हर चीज में दूसरे को जगह नहीं देते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। अब एक अगला कारण है आर्थिक। आर्थिक में अगर जाएंगे तो मूल कारण अगर आप देखेंगे तो मूल कारण ये है, ये जिस क्षेत्र में गए, ये जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां का जो मूल व्यवसाय होता है, वहां का मूल व्यवसाय होता है उसे समाप्त कर देते हैं और अपने तरीके से पूरे व्यवसाय को संचालित करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए वहां का मूल व्यवसाय आप समाप्त कर दे रहे हैं जिस क्षेत्र में जा रहे हैं और धीरे धीरे ऐसा इन पे ये भी कहा जाता है कि मूल व्यवसाय को समाप्त करते हुए अपना व्यवसाय स्थापित कर देते हैं और पूरे क्षेत्र पर एक तरह से कहिए आर्थिक दबदबा हो जाता है, आर्थिक दबदबा हो जाता है। अब देखिए पूरे अगर इस चीज को देखेंगे, 3-4 पॉइंट को देखें तो सबसे मूल बिंदु यही है। मूल बिंदु ये नहीं है, मैथोलॉजी एक काम जरूर करता है, इनके खिलाफ बातें जरूर, कहानियां बनती है जो लोगों के मन में नकारात्मकता भरता है, लेकिन मूल बिंदु ये है कि ये जहां भी जाते हैं उस क्षेत्र के व्यवसाय को समाप्त कर देते हैं और वहां पे अपने व्यवसाय को स्थापित कर देते हैं। अगर कहा जाए तो पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था पर स्थापित हो जाते हैं। आप अगर इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में हमने पिछले क्लास में भी बताया होगा कि जब इस्लामिक राज्य का स्थापना हुआ था अरब में तो इन्हें रहने के लिए ठीक ठाक जगह दी गई थी। मतलब इसका कहने का ये मतलब हो गया कि जिस तरह से बाइजेंटियन साम्राज्य में इन पर अत्याचार किया जाता था उस तरह से अत्याचार अब नहीं किए जा रहे थे और ये अपने व्यवसाय को अच्छे तरीके से कर सकते थे। अपने व्यवसाय को अच्छे तरीके से करने के क्रम में आप देखेंगे पूरे दुनिया के या तो कहिए यूरोप और अरब के पूरे व्यवसाय पर इनका कब्जा हो गया और इन्होंने अपनी केंद्रीय बैंक तक स्थापना कर लिया। और केंद्रीय बैंक तक स्थापना जब कर लिया तो एक तरह से मनी के पूरे सर्कुलेशन पर इनका कंट्रोल हो गया और जब मनी के सर्कुलेशन पे कंट्रोल है तो पूरी तरह से पूरी व्यवसाय पर आपको एक तरह से कंट्रोल है। और यही चीजें देखिएगा मनी पर कंट्रोल बाद में जाकर के फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार में एक बहुत बड़ा कारण बनेगा जो इजराइल की स्थापना में सहयोगी होगा। अब देखिए आर्थिक क्षेत्र पर कब्जा करेंगे तो स्वाभाविक है कि दुनिया के हर क्षेत्र में जो यहूदी डायस्पोरा होगा वो काफी मजबूत होगा, उसकी लॉबिंग काफी मजबूत होगा। यानी जब अर्थ पर आपका कंट्रोल है तो शासन और सत्ता को आप पीछे से अपने तरीके से कार्य को करवा सकते हैं। ये तो यहूदी डायस्पोरा पूरी दुनिया में तब भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। ऐसा कहा जाता है कि आज के डेट में अमेरिका में लगभग 50 से 60 लाख यहूदी रहते हैं और 50 से 60 लाख यहूदी में ऐसा बोलते हैं कि अमेरिका में जितने पूंजीपति हैं उसमें लगभग 20 से 25% जो पूंजीपति मूलतः हैं वो यहूदी हैं, जो पूरे अमेरिका के आबादी का लगभग 0.2% पड़ता है। यानी पूरे अमेरिका के आबादी का 0.2% आबादी है, परंतु वहां के 20 से 25% पूंजी पर इनका नियंत्रण है। इसलिए देखिएगा कि कोई भी अमेरिकन गवर्नमेंट जब आता है तो इनके खिलाफ ज्यादा नहीं जा पाता है, इजराइल के खिलाफ ज्यादा नहीं जा पाता है, ये मामला है। अब देखिए ये कुछ सर्टेन ऐसे कारण है जिसके कारण यूरोप में एंटीसेमेटिज्म आंदोलन इनके खिलाफ चलाया गया, एंटीसेमेटिज्म आंदोलन चलाया गया। अब देखिए जब एंटीसेमेटिज्म आंदोलन इनके खिलाफ चलाया गया तो बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ नकारात्मकता फैली, इन पर अटैक होने लगा, इनको मारा पीटा जाने लगा, इस तरह की घटनाएं घटित होने लगी। जब इस तरह की घटनाएं घटित होने लगी तो यहूदियों में एक मूवमेंट का शुरुआत हुआ जिसे ज़ायोनिज्म मूवमेंट कहा जाता है। और ज़ायोनिज्म मूवमेंट को शुरू करने वाले जो सबसे पहले शख्स थे उनमें 2 शख्स का मूल योगदान है, एक बेन यहूदा और दूसरा जाकर के थियोडोर हर्जेल। ये 2 शख्स का सबसे बड़ा योगदान है। 2 शख्स का कैसे योगदान है? सबसे पहले देखेंगे तो बेन यहूदा के द्वारा ही हिब्रू राष्ट्रवाद का चर्चा किया गया था। हिब्रू राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि इजरायलियों का या तो यहूदियों का मूल जो भाषा है वो हिब्रू है, यानी हिब्रू में ही वो अपने सांस्कृतिक, अपने राष्ट्र, अपने आप को चेतना जगाना चाहते थे। यानी हिब्रू राष्ट्रवाद को मजबूत करने या तो क्रिएट करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो बेन यहूदा थे।
उसी बेन यहूदा के कार्य को देखिएगा तो आगे जाकर के थियोडोर हर्जेल ने इसे आगे बढ़ाया। और कैसे बढ़ाया? थियोडोर हर्जेल 1897 में स्विट्जरलैंड में एक जगह है, उस जगह का नाम है बेसेल। बेसेल उस जगह का नाम है। बेसेल में आप देखेंगे एक सभा बुलाया गया यहूदियों का, दुनिया के जो बड़े बड़े यहूदी थे उनका एक सभा बुलाया गया। और उस सभा में देखेंगे तो एक ज्यूस स्टेट का बात किया गया। इन ज्यूस स्टेट का यानी यहूदियों का एक अलग देश हो, अलग राज्य हो, इसकी बात की गई। और देखेंगे तो उसी समय ये थियोडोर हर्जेल ने ही राष्ट्रीय गीत का रचना किया गया था। उसी बेसेल के सभा में राष्ट्रीय गीत का रचना किया गया था। ये यहां तक इस तरह से चीजें चलती है। ज़ायोनिज्म का देखिए मूल मतलब क्या होता है? रहने के लिए एक सुरक्षित जगह यहूदियों को, क्योंकि इनके खिलाफ एंटी सेमेटिज्म आंदोलन चलाया जा रहा था पूरे यूरोप में या तो दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, तो जिसके वजह से इन्हें मारा पीटा जा रहा था, इसलिए रहने का एक अपना यहूदी राष्ट्र चाहते थे। यानी रहने का एक सुरक्षित जगह को लेकर के ये ज़ायोनिज्म मूवमेंट शुरू किया गया था। अब देखिए बेन यहूदा जो थे मूल रूप से रशियन मूल के थे। और बेन यहूदा ने सबसे पहली बार इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया। इमिग्रेशन कहने का मतलब है कि दुनिया के जो अन्य क्षेत्रों में यहूदी बसे हुए हैं वो इजराइल के धरती पर, या तो जो पहले फिलिस्तीन था तो जो वर्तमान फिलिस्तीन है, उस फिलिस्तीन के धरती पर इजराइल का बसावट होगा। और इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया। जिस इमिग्रेशन को बढ़ावा देने के क्रम में ही देखिएगा तो 1881 से 1903 तक लगभग 35,000 यहूदी दुनिया के अन्य क्षेत्रों से जाकर इजराइल में बस गए। यहां पे देखो एक शब्द लिखा है फर्स्ट आलिया। आलिया का मतलब होता है वेब। आलिया का सामान्य मतलब आप अंग्रेजी में समझे वेब। वेब का मतलब किसी एक छोर की ओर हवा चलना। किसी एक छोर की ओर हवा चलना कहने का मतलब है, इसका यहाँ सामान्य मतलब ये होगा कि जो यूरोप के देशों में जो यहूदी बसे हुए थे, जिनके साथ जहां जहां अत्याचार हो रहा था, वो उन क्षेत्रों से भाग भाग करके इजराइल की ओर जा रहे थे। इसी को फर्स्ट आलिया कहा गया है। तो इस तरह से ज़ायोनिज्म मूवमेंट की शुरुआत किया गया बेन यहूदा के द्वारा। और 1897 में इसको वास्तविक रूप दिया गया थियोडोर हर्जेल के द्वारा, जहां बेसेल में राष्ट्रीय गीत और ज्यूस स्टेट का बात किया गया। और ज़ायोनिज्म का मतलब है सुरक्षित जगह रहने के लिए। आगे देखें तो ज़ायोनिज्म की दूसरी लहर भी चली है। पहली लहर में बड़े पैमाने पे लोग नहीं जा पाए इजराइल। दूसरी लहर 1904 से 1914 तक चली है। और जो दूसरी लहर की शुरू होने की कहानी है वो मूलतः रूस से शुरू होता है। रूस से कैसे शुरू होता है? तो रूस में बड़े पैमाने पे प्रोग्राम्स चलाए गए। प्रोग्राम्स के मतलब होता है सुनियोजित दंगे। इसका सामान्य मतलब होता है सुनियोजित दंगे, यानी इनके खिलाफ सुनियोजित दंगे चलाए गए और एक जगह इकट्ठे कर करके इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता था। ओपन एरिया में लटकाया जाता था। इतने बड़े पैमाना पे दंगे चलाए गए। ऐसा बोलते हैं कि लगभग उस प्रोग्राम से 4,000 लोग मारे गए। और जब इस तरह से रसिया से जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो ज़ायोनिज्म का दूसरी लहर शुरू होता है। लेकिन दूसरी लहर की सबसे खास विशेषता क्या था कि ज़ायोनिज्म मूवमेंट जो था वो समाजवाद और ज़ायोनिज्म का एक मिक्स रूप था। क्योंकि उसी समय देखेंगे 1904, 1914, 15-17 के आसपास समाजवाद का बड़ी तेजी से विकास हो रहा था रूस में। और बड़े पैमाना पे जो यहूदी लोग थे वो समाजवादी विचार से प्रभावित थे। तो जो समाजवादी विचार से प्रभावित थे प्लस ज़ायोनिज्म विचार से प्रभावित थे, ये भाग भाग करके इजराइल की ओर गए। ठीक है, इजराइल की ओर गए। इनमें रूस में एक बोल्शेविक क्रांति भी चल रहा था। बोल्शेविक क्रांति का भी सपोर्ट यहूदियों को मिला। अब जब भाग करके इजराइल में पहुंचे तो वहां पर इन्होंने एक शहर का स्थापना किया। उसका नाम है तेल अबीब, जो वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान में सारे देशों की लगभग एम्बेसी तेल अबीब में ही है। लेकिन अभी कुछ समय पहले विवाद था जहां पे अमेरिका अपने एम्बेसी को हटाकर तेल अबीब से यरूशलेम कर दिया। हालांकि अगर वर्तमान में देखें तो 1980 में ही यरूशलेम को राजधानी घोषित कर दिया है। इजराइल के द्वारा अपनी राजधानी यरूशलेम को घोषित कर दिया। लेकिन सारे शासन और प्रशासन के कार्य अभी भी देखेंगे और दुनिया के लगभग देशों की एम्बेसी देखेंगे तो तेल अबीब में ही है। भारत की एम्बेसी भी तेल अबीब में ही है। अब देखें दूसरी जब ज़ायोनिज्म की लहर चलती है उसके बाद होता क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम आ जाता है।
फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में दो तरह के शक्तियां कार्य करती है, एक एलाइज पावर होता है और दूसरा सेंट्रल पावर होता है। मतलब दुनिया के ज्यादातर देश दो हिस्सों में बट गए थे, और दो हिस्सों में जब बट गए थे तो एलाइज पावर में ब्रिटेन, रसिया, यूएसए और फ्रांस एक तरफ था, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। तुर्की का मतलब यहां पर समझना है ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के बारे में यहाँ पे समझना है, ठीक है। इसी पर लेकर के अभी हाल में देखेंगे तो एक सीरियल आया है, तुर्की में एक सीरियल बना है अर्तुगरुल गाजी करके, जो मूल एक्टर है उसका, और वो दिखाया उसमें गया कि ऑटोमन साम्राज्य में इस्लामिक दुनिया किस तरह से 400 साल शासन किया, किस तरह से इस्लाम का प्रभाव था, उसके बारे में दिखाया गया है, जो हाल में इसे तुर्की के द्वारा काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, दो हिस्सों में जब दुनिया बटी हुई थी, उसमें एक चीजें जो निकल करके आ रही थी कि अरब में उसी कुछ दिन पहले तेल के बारे में पता चल गया था, और तेल को तकनीकी रूप से निकाला जाने लगा था। अब देखिए, पश्चिम यूरोप के देशों को अगर अपने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है या आगे रखना है, पूंजीवादी व्यवस्था को आगे रखना है, बढ़ावा देना है, तो तेल ब्लॉक चाहिए, यानी संसाधन चाहिए, रिसोर्स चाहिए, ठीक है। अब ये जो एलाइज पावर के जो लोग थे, ये चाहते थे कि तेल ब्लॉक पर उनका किस प्रकार कब्जा हो, जो कि उस तेल ब्लॉक पर पहले ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। इसलिए ऑटोमन साम्राज्य खत्म होने के कगार पर, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ऑटोमन साम्राज्य लगभग खत्म हो जाएगा ब्रिटेन के जीत के बाद। अब देखिए, तेल ब्लॉक को कब्जा को लेकर के ये निकल करके आता है कि ब्रिटेन उस समय की मूल शक्ति थी पूरी दुनिया में। ब्रिटेन ने 3 समझौते किए। पहला समझौता हुसैन महून समझौता था 1916 में, दूसरा समझौता था साइक्स-पिकोट समझौता, और तीसरा था बाल्फोर घोषणा पत्र। एक एक करके देखते हैं ये तीनों समझौता ब्रिटेन ने किया किस लिए था। ब्रिटेन का जो हुसैन महून समझौता था, मूलतः हुसैन मक्का का ग्रैंड शरीफ था, मक्का का ग्रैंड शरीफ था, हुसैन मक्का का ग्रैंड शरीफ था। हुसैन के बेटा का नाम था फैसल, हुसैन का बेटा था वो फैसल। फैसल को अगर देखेंगे तो फैसल का लॉरेंस से अच्छी दोस्ती थी। लॉरेंस एक अधिकारी था ब्रिटेन का, फैसल और लॉरेंस में अच्छी दोस्ती थी। लॉरेंस ने फैसल को कन्विंस किया, क्या कन्विंस किया? कन्विंस ये किया कि एक अरबी राष्ट्र होगा, उस अरबी राष्ट्र में सीरिया भी होगा, इजराइल भी होगा, इराक भी होगा, इस सारे क्षेत्र को मिला करके एक अरबी राष्ट्र होगा, यानी अरबी राष्ट्रवाद को हवा दिया। अब देखिए, अरबी राष्ट्रवाद को जब हवा दिया, और अरबी राष्ट्रवाद को आसानी से हवा मिला कैसे, उसका कारण यह था कि तुर्की का जो खलीफा हुआ करता था, तुर्किश अलग जनजाति के लोग हैं, अरबी अलग जनजाति के लोग हैं, और इस्लाम का जो उद्भव हुआ है वो मूलतः अरब के क्षेत्र में हुआ है, लेकिन उसका नेतृत्व 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद से देखेंगे तो तुर्किश जनजाति पर था। यानी तुर्किश जनजाति ने जब इस्लाम को कबूल किया तो वो इस्लाम को फैलाने का मूल दायित्व अपने ऊपर ले लिया और अपना खलीफा स्थापित कर लिया। और खलीफा जो होता है वो इस्लाम में धार्मिक और राजनीतिक नेता होता है, पूरी दुनिया का धार्मिक और राजनीतिक नेता होता है। आप देखेंगे जब मिडाइवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे मिडाइवल हिस्ट्री में पहली बार एक शब्द आता है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो इल्तुतमिश को पहली बार खलीफा से मान्यता प्राप्त होता है भारत में। उसके बाद भी कई लोग मान्यता लिए हैं और कुछ लोगों ने नेग्लेक्ट भी किया है, जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे, उसने मान्यता नहीं लिया लेकिन बहुत अगेंस्ट भी नहीं गया। मतलब कहने का मतलब था कि उस दौर में खलीफा अगर आपको वैधता प्रदान करता है तो आप वहां के नेतृत्व के काबिल हो गए, और वहां पे जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं वो आसानी से आपको नेता, धार्मिक और राष्ट्रीय राजनीतिक नेता मान लेंगे। अब यहाँ पे विवाद मूलतः ये था कि अरबी लोग चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद के असली वारिस हम लोग हैं तो असली नेतृत्वकर्ता भी हम लोग, और तुर्किश लोगों ने नेतृत्वकर्ता अपने पास ले लिया। तो ये चाहते थे, हुसैन ये चाहता था कि जब पैगंबर मोहम्मद के असली वारिस हम लोग हैं तो धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व भी हम ही लोग के पास होना चाहिए। तो वो तुर्की राष्ट्रवाद को खत्म करके अरबी राष्ट्रवाद को जगाना चाहता था, यानी अरबी राष्ट्रवाद को लागू करना चाहता था, जिसे हवा दिया गया किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, जिसमें सहयोगी कौन बना? लॉरेंस और हुसैन के बेटा फैसल के सहयोग से। ठीक है, ये पहला ये चीज है। यानी ओवरऑल अगर हम इसमें देखें हुसैन महून समझौता, तो एक ही बात था कि
ये तुर्की राष्ट्रवाद के जगह पे अरब राष्ट्रवाद को स्थापित करना। इसका एक लाइन में ये मतलब होगा कि तुर्की राष्ट्रवाद के जगह अरब राष्ट्रवाद को स्थापित करना, जिसमें इजराइल, फिलिस्तीन, इराक, सीरिया, इन सब क्षेत्रों को शामिल किया जाए। अगला जब देखेंगे कि साइक्स-पिकोट समझौता क्या है। अभी हम लोग पीछे वाले में देखे थे कि एलाइज पावर ब्रिटेन एलाइज यानी अपने साथ जो लड़ने वाले लोग थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उनसे एक वादा किया कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो अरब के क्षेत्र हम लोग आपस में बांट लेंगे। यानी उसमें कुछ फ्रांस का हिस्सा होगा, कुछ ब्रिटेन का हिस्सा होगा, कुछ और भी जो देश उसमें शामिल है यूएसए का हिस्सा होगा, आपस में बांट लेंगे। देखेंगे बाद में हुआ क्या, साइक्स-पिकोट समझौता का क्या रिजल्ट निकला वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहला समझौता ये अरबी राष्ट्रवाद को लेकर, दूसरा समझौता ये जाकर आपस में अरब के क्षेत्र को बांटने को लेकर, और तीसरा जो एक घोषणा पत्र किया गया था बाल्फोर घोषणा पत्र। बाल्फोर ब्रिटेन के सेक्रेटरी हुआ करते थे, विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे। बाल्फोर घोषणा पत्र में मूलतः चर्चा क्या किया गया था, चर्चा ये था, एक व्यक्ति था लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड, ये ब्रिटेन में ज्यूस का लीडर हुआ करता था, यानी ज्यूस कम्युनिटी का नेता हुआ करता था ब्रिटेन में, लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड। बाल्फोर एक लेटर लिखता है, पत्र लिखता है किसके पास, लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड के पास, और कहता है कि आप अपने कम्युनिटी में बताइए कि एक इजराइल राज्य का स्थापना किया जाएगा। यानी जो तीसरा जो समझौता है वो यहूदियों के साथ किया गया, यूस के साथ किया गया। वो समझौता क्या था, समझौता ये था कि एक इजराइल कंट्री स्थापित होगा, यानी अलग से यहूदी स्टेट स्थापित होगा, और ये स्टेट कहाँ पे स्थापित होगा, जहाँ पे फिलिस्तीन है वहाँ पे स्थापित होगा। यानी यहूदियों के होली लैंड का वादा किया गया, क्योंकि यहूदियों का उद्भव भी यहीं से था। अब देखते हैं कि तीनों घोषणा पत्र का आगे में जाकर के प्रभाव क्या पड़ा, ये देखेंगे। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर देखेंगे तो उस समय पूरी दुनिया में या तो पूरे यूरोप में या तो अरब के क्षेत्रों में परिस्थिति क्या था, ब्रिटेन के हालात कैसे थे, और भारत से कैसे जुड़ता है, ये भी देखने का कोशिश करेंगे। पूरे यूरोप में देखेंगे उस समय परिस्थिति था, राष्ट्रवाद का लहर चल रहा था, और राष्ट्रवाद के लहर में देखेंगे तो यूरोप में भी छोटे छोटे जो अलग अलग समुदाय थे, अलग अलग समुदाय के लोग थे, अलग अलग भाषा समुदाय के लोग थे, वो आपस में अलग हो रहे थे, टूट रहे थे। दूसरा चीज अगर देखेंगे, यहूदियों में यही कारण है कि यहूदियों में राष्ट्रवादी चेतना जागृत हुआ। चेतना जागृत कैसे हुआ, उसका दो कारण, एक तो यूरोप में राष्ट्रवाद की हवा चल रही थी, दूसरा इनके खिलाफ जो सुनियोजित दंगे चलते थे, या तो इनके खिलाफ जो माइथोलॉजी था वहां पे, मिथ था, या तो इनके द्वारा जो यूरोप के पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था पर कब्जा कर लिया जाता था और मूल व्यवसाय को खत्म कर अपने तरीके के व्यवसाय स्थापित किए जाते थे, उनको लेकर के देखेंगे तो उनको इनके खिलाफ जो आंदोलन चलाए जाते थे, एंटीसेमिटिज्म आंदोलन चलते थे, उस एंटीसेमिटिज्म आंदोलन से यहूदियों में भी राष्ट्रवादी चेतना जागृत हुआ। और राष्ट्रवादी चेतना जब जागृत हुआ तो इन्होंने भी एक अपना लैंड का बात किया। ठीक है, अब जब लैंड का बात किया तो देखिए इस समय परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन एक महाशक्ति हुआ करता था, ब्रिटेन को लड़ने के लिए धन की आवश्यकता थी, धन के साथ साथ गुप्तचरी व्यवस्था की आवश्यकता थी। यानी ब्रिटेन को जीतना है तो धन की आवश्यकता है, गुप्तचरी व्यवस्था की आवश्यकता है, और अरब के संसाधनों पर कब्जा करना है। यानी अरब के संसाधन को किस तरह से लॉन्ग टर्म दोहन किया जाए, उसके प्लानिंग को लेकर के कार्य किया जा रहा था ब्रिटेन। और ब्रिटेन इसके साथ साथ यह भी चाहता था कि किस तरह से दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित रखा जाए। ये कुछ ऐसे कारण है जिसके द्वारा ब्रिटेन चाहता था, जिसके लिए ब्रिटेन कार्य कर रहा था। अब उसके लिए ब्रिटेन को कुछ सहयोग की आवश्यकता थी। उस सहयोग में जो सबसे ज्यादा साथी बना उसके लिए वो यहूदी बने। कैसे बने, तो यहूदियों ने इतने पैसे केंद्रीय बैंक से कमाए थे, केंद्रीय बैंक से इतने पैसे कमाए थे, ये केंद्रीय बैंक ही अपना स्थापित किए थे, पैसे कमाए थे जिससे अपना केंद्रीय बैंक ही स्थापित किए हुए थे। तो उस केंद्रीय बैंक पर जब नियंत्रण है, तो जब मनी के सर्कुलेशन पर नियंत्रण है, इसका यह मतलब होता है सामान्य इकोनॉमिक्स के भाषा में कि पूरी अर्थव्यवस्था पर आपका कंट्रोल है। ठीक है, अब इनके पास पैसे थे, ब्रिटेन को पैसा चाहिए था युद्ध लड़ने के लिए, तो ब्रिटेन को बड़े पैमाना पर इन्होंने फंडिंग किया, और फंडिंग के बदले इन्होंने एक वादा करवाया। वादा यह था कि वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद आप मेरे हॉली लैंड को दिलाने में सहयोग करेंगे।
ब्रिटेन वॉल्फर घोषणा पत्र के थ्रू ये वादा भी किया, और इवन यहूदी लॉबी जो थे या तो यहूदी कम्युनिटी थे, उनके पास ये मैसेज भी भिजवा दिया गया। उसके साथ साथ देखेंगे तो ये ब्रिटेन के लिए बड़े पैमाना पे गुप्तचरी का काम किया। आज भी अगर आप देखेंगे तो इजराइल का जो गुप्तचर संस्था है मोसाद, ये दुनिया के सबसे तेज तर्रार संस्था मानी जाती है। इनके कुछ ऐसे कारनामे हैं, उनमें से एक म्यूनिक ओलंपिक का कारनामा है। म्यूनिक ओलंपिक जब हुआ था, म्यूनिक ओलंपिक में इनके 11 प्लेयर थे और कुछ कोच थे, इन सब को मार दिया गया था। किसके द्वारा? तो कुछ अरबी लोग थे, यानी फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन थे, और साथ में जर्मनी के कुछ, जर्मनी में हुआ था म्यूनिक ओलंपिक, म्यूनिक जर्मनी में जगह, जर्मनी के कुछ लोग वहां पे नियो नाजिज्म के लोग थे, उन्होंने इनको सहयोग किया था और मार दिए। आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे, 27 साल के आसपास ये ऑपरेशन चला, और जितने लोग इसमें शामिल थे उन सब को चुन चुन करके मारा। 27 साल ऑपरेशन चलने के बाद चुन चुन करके सबको मारा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो कार्य करते हैं। और इससे ये एन भी निकल करके आता है कि आप अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के एक भावना निकल करके आता है। यहूदियों के प्रति एक इस तरह के सेंटिमेंट निकल करके आता है। तो गुप्तचरी के लिए सपोर्ट किया ब्रिटेन को, फंडिंग किया, क्योंकि केंद्रीय बैंक पर नियंत्रण था और राष्ट्रवादी चेतना जागृत था, इसलिए अपने स्टेट के, अपने कंट्री का डिमांड कर रहे थे, जिसे वॉल्फर घोषणा पत्र से ब्रिटेन ने इनके साथ वादा किया। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इजराइल तो स्थापित होता नहीं है, वैसी परिस्थिति कुछ नहीं बनी, लेकिन इजराइल के फेवर में बहुत सारी चीजें गई। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ी जो दुनिया के सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा करे, और कुछ ऐसे चीज हैं जिसके लिए एक सहमति बनाए। ठीक है, तो एक लीग ऑफ नेशन जो आज यूनाइटेड नेशन के रूप में है, लीग ऑफ नेशन बनाया गया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन जब बना, 1922 के आसपास एक प्रणाली शुरू किया, मैंडेट प्रणाली उसको बोलते हैं। मैंडेट प्रणाली में मूलतः था क्या? मूलतः ये था कि जो अरब के अविकसित क्षेत्र थे, अरब के अविकसित क्षेत्र थे, इन अविकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के अंतर्गत रख दिया गया। यानी इसका यह मतलब हुआ कि जो भी क्षेत्र अविकसित है, उन सभी क्षेत्रों को या तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये आपस में बांट लेंगे। ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया, और जो फिलिस्तीन का एरिया था, वो फिलिस्तीन का एरिया गया किसके हाथ में, या तो किसके कब्जे में गया? फिलिस्तीन का एरिया गया ब्रिटेन के कब्जे में, यानी ब्रिटेन के नियंत्रण में गया। कब्जे ना कहें, नियंत्रण कहें। ब्रिटेन के नियंत्रण में फिलिस्तीन का एरिया है। अब देखिए, जब फिलिस्तीन का एरिया ब्रिटेन के नियंत्रण में आए और वहां पर ही इजरायली राज्य का स्थापना किया जाना था, ज्यूस राज्य का स्थापना किया जाना था, तो होता यह है कि धीरे धीरे माइग्रेशन शुरू होता है, और ये माइग्रेशन यूरोप या तो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से शुरू होता है। अब जब माइग्रेशन शुरू होता है तो आप देखेंगे कि 1922 के आसपास उस फिलिस्तीन क्षेत्र में मात्र 7% यहूदी रहते थे, जिसे देखेंगे कि 1939 आते आते लगभग 31% के आसपास पहुंच गए। अब देखो, माइग्रेशन जब शुरुआती में शुरू हुआ था तो शुरू में ऐसे शुरू था कि कुछ यहूदी आते थे, पैसे इनके पास खूब होते थे, अरब के क्षेत्र में आते थे, फिलिस्तीन के क्षेत्र में, वो एक बंजर एरिया था, वहां पे बंजर एरिया में जाकर के अच्छे पैसे दे करके उस क्षेत्र को खरीद लेते थे। तो शुरू में अरबी लोग, जो वहां के मूल लोग फिलिस्तीनी लोग थे, उनको भी लगता था कि जहां पे कुछ पैसे मिलना चाहिए वहां पे उससे अगर 8 गुना 10 गुना ज्यादा मिले तो आसानी से दे देते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक बहुत बड़ा एजेंडा चाहिए, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है इजरायली राज्य की स्थापना का। यह अंदाजा उन्हें तब लगा जब ये 7% से बढ़ते बढ़ते 1939 होते हुए लगभग 31% पहुंच गए, यानी पूरी आबादी का 1/3 लगभग पहुंच गए। उसके बाद देखेंगे तो अरब या फिलिस्तीन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दंगे होने लगे इनके खिलाफ, लेकिन इन सब चीजों के लिए पहले से यहूदी तैयार थे। इन सारे प्रॉब्लम्स को सामना करने के लिए यहूदी पहले से तैयार थे। अब इसके बाद अरबों ने विरोध करना शुरू किया, अरबों ने विरोध करना शुरू हुआ, दंगे फसाद, यहाँ पे बड़े पैमाने पे फिलिस्तीन में दंगे होने लगे यहूदियों के खिलाफ, इस तरह की प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखिए 1939 के आसपास आते आते देखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में देखिए 1930 के आसपास ही हिटलर का उदय होता है। 1930 से उदय होता है,
हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जो डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता में आया था, और डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता में आने के बाद जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे सब पर उसने कब्जा कर लिया या तो उसे समाप्त कर दिया। वहां की पार्लियामेंट खत्म कर दी, वहां की कोर्ट खत्म कर दिए, तो और भी जो इलेक्शन कमीशन वगैरह इस तरह की व्यवस्थाएं थी वो सारे व्यवस्था को खत्म कर दिया और पूरा शक्ति का केंद्र खुद में बन गया। हिटलर के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया यहूदियों को लेकर के एक मूवमेंट चलाया गया। और देखिए इस मूवमेंट का अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगर कारण अगर समझने का कोशिश करेंगे तो मूवमेंट का कारण ये नहीं था कि हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, ये कोई ऐसा कुछ नहीं था पर्सनल लेवल पे, लेकिन ऐसा फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण में पढ़ा जाता है कि जर्मन पूंजीवाद और यहूदी पूंजीवाद के बीच आपस में टकराहट था। यानी जर्मनी के जितने भी जो पूंजीपति थे, पूंजीवाद व्यवस्था था या तो आर्थिक व्यवस्था था, उस पर यहूदियों का कब्जा था, जिसे वो रिप्लेस करके जर्मन की ओर ट्रांसफर करना चाहता था, जिसके लिए वो रेस से लेकर के हर चीज पर सवाल उठाए और सवाल उठाने के साथ यहूदियों के खिलाफ नफरत भरे गए और इनके खिलाफ सुनियोजित प्रोग्राम्स चलाए गए। अब देखिए वहां पर एक घटना होता है, जर्मन होलोकास्ट नाम से एक घटना प्रचलित है। ये जर्मन होलोकास्ट क्या है? जर्मन होलोकास्ट को आप ऐसे समझिए, एक कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर होता था, कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर होता था, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर ना कहिए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहिए, ठीक है। और फिर बाद में उसको चैम्बर में होता यह था कि पूरे जर्मनी के क्षेत्र से या तो पोलैंड के क्षेत्र से सारे यहूदियों, कुछ यहूदियों को पकड़ पकड़ करके लाया जाता था। उन्हें शुरुआती में यह भी नहीं पता होता था, उन्हें सुरक्षा की भावना, ये सुरक्षा का वादा किया जाता था कि आपको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा रहा है, और एक जगह कैंप में उनको लाया जाता था। कैंप में इकट्ठा करके चैम्बर में भर भर कर चैम्बर में डाल देते थे और कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह के गैस जो होते थे उसमें छोड़ देते थे, और एक बार में बड़े पैमाने पर यहूदियों को मारे जाते थे, एक बार में मारे जाते थे। इसका अंदाजा एक डाटा से लगता है कि उस समय पूरे यूरोप में लगभग 90 लाख यहूदी थे, लगभग 90 लाख यहूदी आबादी थी पूरे यूरोप में। इस 90 लाख आबादी में 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया, 60 लाख को खत्म कर दिया गया, यानी लगभग 2/3 आबादी इसकी खत्म कर दी गई। 90 लाख में 60 लाख खत्म कर दिए गए। मात्र 30 लाख जो लोग थे, वो 30 लाख लोग भाग भाग कर धीरे धीरे इजराइल की ओर जाने लगे। अब देखिए यहां पर एक दो घटना होता है, एक तो यहां पे मारा जा रहा है, मारा जाने के साथ साथ 30% 35% आबादी फिलिस्तीन में हो गया, अरब में विरोध है। अब उस फिलिस्तीन के क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा है। ब्रिटेन जिस इमिग्रेशन को, माइग्रेशन को बढ़ावा दे रहा था, इमिग्रेशन को, अब अरबियों के विरोध के वजह से उसको धीमा कर दिया। और धीमा ही नहीं कर दिया, लगभग उस क्षेत्र के जो सागरीय इलाका है, उस सागरीय इलाका में ब्रिटेन के नाव घूमते थे, ब्रिटेन के जहाजी बेड़ा घूमते थे कि कोई इजरायली या तो कोई यहूदी वहां पे पहुंच ना जाए। यानी अरबियों के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटेन के सागरीय इलाका, मेडिटेरियन सी वगैरह के इलाका में, लाल सागर वगैरह में जहाजी बेड़ा घूमते थे ब्रिटेन के, ताकि यहूदी वहां पे ना आ सके। अब उस समय घटना ऐसा होता है कि हिटलर के डर से बहुत सारे परिवार चले गए फिलिस्तीन के एरिया में, और जब उसी समय ब्रिटेन के द्वारा रोक दिया गया, जब ब्रिटेन के द्वारा रोक दिया गया इमिग्रेशन को, तो कुछ परिवार वहीं रह गया, कुछ परिवार आ गए, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब देखो जब ये सारी घटनाएं चल रही थी, जर्मन होलोकास्ट हुआ, इमिग्रेशन हुआ बड़े पैमाने पे, उसके बाद देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ सवाल उभर करके आते हैं। सवाल क्या उभर करके आते हैं? पहला तो ब्रिटेन के द्वारा जो वादा किया गया था, एक इजरायली राज्य का वादा किया गया था कि इजराइल का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। दूसरा ये सवाल निकल करके आता है कि अरबी राष्ट्रवाद का बात किया था, एक अरब स्टेट का भी बात किया था कि तुर्की स्टेट या तुर्की राष्ट्रवाद के जगह पर एक अरब स्टेट होगा। और तीसरा था ये कि जीतने के बाद आपस में बांटा जाएगा, जो आपस में एलाइज पावर थे उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इस तरह के कुछ सवाल थे। लेकिन उससे बड़ा एक सवाल निकल करके आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे कि वहां पे तो तेल का पता चल चुका था, और तेल का पता रहने के कारण इस संसाधन की आवश्यकता ब्रिटेन या तो पश्चिमी यूरोप के शक्तियों की थी। तो ब्रिटेन चाहता था कि ब्रिटेन अरब से अच्छा रिलेशन चाहता था,
क्यों अच्छा रिलेशन चाहता था? अच्छा रिलेशन का वजह तेल था। अच्छा रिलेशन का मूल वजह क्या था? तेल था। अब देखिए, अच्छा रिलेशन का मूल वजह तेल था, इसका ये मतलब करना क्या होगा ब्रिटेन को? करना ये होगा कि किसी तरह से यहूदियों का जो इमिग्रेशन हो रहा था उसको रोकना होगा, या अरब का जो डिमांड था कि हम यहां पर इजरायली राज्य का स्थापना नहीं होने देंगे, वो रोकना होगा। लेकिन ब्रिटेन द्वंद्व में था, इजरायली राज्य से भी वो मना नहीं कर सकता था, और अरबियों के विरोध को कैसे दबाया जाए, कम किया जाए, या तो कैसे उसको तुष्ट किया जाए, ये भी था। अब उसको बैलेंस करने का कोशिश करने लगा ब्रिटेन। लेकिन जब बैलेंस करने का कोशिश करने लगा, उसी समय कुछ घटनाएं घटित होती है। घटनाएं घटित होती क्या है कि इजराइल में, जो आज इजराइल देख रहे हैं, वहां पर एक किंग डेविड होटल था। वहां पर एक किंग डेविड होटल था। इसी किंग डेविड होटल से शासन का संचालन होता था। शासन संचालन होता था। याद करिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब मैंडेट प्रणाली के तहत बांटा गया तो फिलिस्तीन का क्षेत्र किसके अंतर्गत आया था? फिलिस्तीन का क्षेत्र इसके ब्रिटेन के अंतर्गत आया था। तो शासन का संचालन किंग डेविड होटल से किया जाता था। अब किंग डेविड होटल से किया जाता था और यहूदियों के इमिग्रेशन को रोक दिया, तो कुछ ऐसे संगठन थे यहूदी के, जैसे उनमें से एक संगठन था, उसका नाम था हगाना। एक संगठन का नाम था हगाना। ये एक संगठन था। ये संगठन क्या था, करता था? तो यूरोप में जितने यहूदी थे उन यहूदियों को इजराइल के क्षेत्र में लेकर के आता था, या तो यहूदियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इन सब संगठनों ने, कुछ और भी संगठन थे, इन सब संगठनों ने क्या किया? किंग डेविड होटल पे हमला कर दिया। उसमें बड़े पैमाना पे ब्रिटेन के अधिकारी मारे गए, और उसमें से ब्रिटेन के कुछ सैनिकों को भी, 2-3 सैनिकों को पकड़ लिया। और उस 2-3 सैनिकों को पकड़ने के बदले वो बार्गेनिंग करने लगे, और बार्गेनिंग में जब बात न मानने की बात आई, तब उन 2-3 सैनिकों को ओपन प्लेस में फांसी पर लटका दिया। अब देखिए, क्योंकि ब्रिटेन एक महाशक्ति था, और ब्रिटेन महाशक्ति था, उसके नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ब्रिटेन को यह बात समझ में आ चुका था कि इससे ज्यादा अगर करेंगे तो और उसका इससे ज्यादा छीछा लेदर नहीं हो सकता, मतलब स्थिति और उसका खराब हो सकता था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसके इमेज में डिग्रेडेशन होता लगातार। और एक सैन्य शक्ति के तौर पर यहूदी डेवलप्ड हो चुके थे, जो लड़ने के लिए तैयार थे, मरने और मारने को तैयार थे। अब ऐसे में ना तो यहूदी राष्ट्र को रोका जा सकता था, और अरबों को कैसे संतुष्ट किया जाए, ये मामला निकल करके आता है। अब ब्रिटेन इसके लिए बीच बीच का रास्ता निकाला। देखा, बढ़िया है, इससे बढ़िया इज्जत बचा करके यहां से निकल लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसने क्या किया? यूनाइटेड नेशन को 29 नवंबर यूनाइटेड नेशन को एक केस दे दिया। यूनाइटेड नेशन को केस दे दिया। यूनाइटेड नेशन में 29 नवंबर 1947 को एक रेजोल्यूशन लाया गया, और उस रेजोल्यूशन 181 के तहत आप देखेंगे तो फिलिस्तीन क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कैसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया? तो 35% क्षेत्र यहूदियों को दिया गया, और लगभग 65% जो क्षेत्र थे उस समय वो अरबों के, फिलिस्तीन के पास था। यानी यहूदी के पास और अरबों के पास इस तरह से क्षेत्र को बांट दिया गया। यहूदियों की तरफ से जो मूल रूप से रिप्रेजेंट कर रहा था, उनका नाम था डेविड बेंगुरियन। मूल जो नेतृत्वकर्ता थे डेविड बेंगुरियन। अब यहां पर तो जैसे ये बंटवारा किया गया, तो मूलतः जो डिमांड था इजराइल का वो पूरा हो चुका था। वो ये नहीं देख रहे थे कि कितना लैंड मिला, वो ये देख रहे थे कि मुझे कम से कम वो स्टेट तो मिल गया ना, एक ऐसा स्टेट हो गया जो यहूदी स्टेट होगा। इस जब 181 रेजोल्यूशन लाया जा रहा था यूएन में, तब ऐसा बोलते हैं कि यहूदियों ने बड़े पैमाना पे पैसे का इस्तेमाल किया, धमकी का इस्तेमाल किया। और ये धमकी किन को दिया गया? जब वोटिंग होता तो उन देशों को धमकी दिया गया जो देश इनके अगेंस्ट में मत देते, या तो अगेंस्ट में वोट करते, उनको धमकी दिया गया। भारत के बारे में भी बोलते हैं कि पंडित नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। इनकी बहन थी पंडित विजया लक्ष्मी, जो यूएन में उस समय कार्य कर रही थी। इन पर भी, इनके द्वारा भी बोला गया कि बड़े सारे धमकी कॉल्स आए थे। अरबियों के अलावा भारत एकमात्र ऐसा राज्य था, भारत एकमात्र ऐसा देश था जो अरबियों के फेवर में वोटिंग किया था, इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग किया था। इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग किया था। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, 1947 में इजराइल के अगेंस्ट में भारत वोटिंग किया है, और भारत 1950 में इजराइल को मान्यता भी दे देता है।
नेहरू जी इस बात में क्लियर थे वो कि इजराइल एक राज्य स्थापित हो चुका है, उसको नकारा नहीं जा सकता, तो 1950 में इजराइल को मान्यता दे दिया। हालांकि हम लोग ने डिप्लोमेटिक रिलेशन देखेंगे तो 1992 के आसपास में जाकर के, जब नरसिम्हा राव की सरकार आई, तब जाकर के एस्टैब्लिश किए, आपस में एस्टैब्लिश करने का कोशिश किया। अब देखिए, इससे अरबी बड़े नाखुश थे। अरबियों का एक ही मांग था कि इजरायली राज्य नहीं होगा, फिलिस्तीन का पूरा जो क्षेत्र होगा वो मेरा होगा। ये इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे कि अलग से कोई यहाँ पर बीच में राज्य हो, इस बात के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 181 रेजोल्यूशन के तहत यहूदी स्टेट तो बन चुका था, यहूदी वहां से खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए कि कम से कम मान्यता तो मिल गया उन्हें, एक राज्य तो मिल गया, एक क्षेत्र तो मिल गया, अब उससे आगे वो आगे देखेंगे। तो ये खुशी खुशी निकल लिए अरबी लोग, सारे अरबी स्टेट, जो अरब के क्षेत्र के जो स्टेट थे, कंट्री थे, वो नाखुश हो गए। अब उसके बाद देखेंगे तो तुरंत देखेंगे तो उस समय यूएसए का प्रेसिडेंट जो थे वो ट्रूमैन था। ट्रूमैन तुरंत यूएसए ने मान्यता प्रदान कर दिया, और यूएसएसआर जो दूसरी शक्ति के तौर पर उभर रही थी, यूएसएसआर ने भी इजराइल को मान्यता प्रदान कर दिया। इसके बाद देखते हैं, अब अंतिम में ये देखते हैं कि यूके ने क्या क्या प्रॉमिस किया था और क्या क्या वो प्रॉमिस को पूरा किया या नहीं किया। तो प्रॉमिस अगर यूके का देखें तो यूके सबसे पहला प्रॉमिस ये किया था कि ज्यूस लोगों को किया था। क्या किया था कि इनका एक अलग से स्टेट होगा, वो स्टेट क्या होगा, इजराइल। तो इजराइल तो बन गया, ये तो प्रॉमिस पूरा हो गया, लेकिन जो जिस बृहत इजराइल की, ग्रेटर इजराइल की बात की गई थी, वो पूरा लैंड इन्हें नहीं मिला। अगर आप इजराइल का क्षेत्र देखेंगे तो इजराइल के क्षेत्र में आप देखें तो उसके बाएं साइड का इलाका जो है वो वहां पे जॉर्डन का इलाका आता है। उसी बृहत्तर इजराइल में जॉर्डन का इलाका था, पर जॉर्डन तो नहीं मिला, लेकिन फिलिस्तीन के एरिया में कुछ एरिया इन्हें प्राप्त हो गया। मतलब कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि जो इनके साथ वादा किया गया, तो वादा, वो भी पूरे वादा को निभाया नहीं गया, लेकिन एक इजरायली राज्य का स्थापना तो हो ही गया। अगला देखिए, फिलिस्तीन के साथ ये धोखा हुआ कि फिलिस्तीन के लोगों को फिलिस्तीन के बीच में एक नया स्टेट बना दिया गया। ये फिलिस्तीन के बीच में एक नया स्टेट बना दिया गया। अरबों के साथ हुसैन महून समझौता को याद कीजिए कि अरबी राष्ट्र का बात किया गया था, एक बड़ा ग्रेटर अरब राष्ट्र होगा, जिसमें इजराइल फिलिस्तीन का एरिया भी शामिल होगा, सीरिया का एरिया शामिल होगा, और इराक का भी एरिया शामिल होगा। उसमें सऊदी अरेबिया के अंतर्गत में एक अरब राष्ट्र, जो तुर्की राष्ट्र के जगह पे अरब राष्ट्र होगा, ठीक है। और एक समझौता था साइक्स-पिकोट समझौता, जिसमें एलाइज शक्तियां जो थी, यानी फ्रांस हो गए, यूएसए हो गए, या तो ब्रिटेन हो गए, जिनसे ब्रिटेन ने यह वादा किया था कि हम लोग जीतने के बाद आपस में बराबर से बांट लेंगे। उस वादे को भी ब्रिटेन ने पूरी तरह से नहीं निभाया। इसका यह मतलब होता है कि ब्रिटेन ने जितने भी प्रॉमिस किए, किसी भी प्रॉमिस को वो पूरी तरह से नहीं निभाया। कुछ निभाए, कुछ नहीं निभाए। यहां पर देखो एक बात निकल के आता है, जब 1947 और 47 में इजराइल का स्थापना किया जा रहा था, उसी समय देखिएगा तो 15 अगस्त 1947 का आपका भी देश आजाद हुआ। उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल करके आता है कि यहां पर जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस भारत और पाकिस्तान के बंटवारा में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये काम कर रहा था कि वेस्ट एशिया में जो अरबी लोग नाराज हुए थे, तो वो ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का बंटवारा ना हो तो एक और नाराजगी और बढ़ावा दिया जाए, तो नाराजगी और बढ़े। इसके लिए ब्रिटेन चाहता था कि भारत का भी बंटवारा हो जाए। एक बहुत बड़ा फैक्टर यह था कि जो वेस्ट एशिया में चल रहा था, उस वेस्ट एशिया का भारत के बंटवारा में भी एक बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, लास्ट का समय पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का, तो अंतिम एक आध साल में ये चीजें पूरी तरह से पाकिस्तान के बंटवारा की बातें निकल करके आई। बंटवारा की बातें बड़े पहले से पाकिस्तान स्टेट की बात चल रही थी, लेकिन तैयार जो पूरी तरह से हुई अंतिम में हुआ, काफी अंतिम में जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद ये चीजें बंटवारा को ये किया गया, शामिल किया गया। तो उसके पीछे एक कारण था कि जो वेस्ट एशिया में घटना घटित हो रहा था और अरब के लोग वहां पे नाखुश थे, उस नाखुशी को और बढ़ाना नहीं चाहता था ब्रिटेन, और इसके लिए भारत का भी बंटवारा में एक बहुत बड़ा योगदान इस मैटर का रहा। धन्यवाद।